नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया, इन 5 जगहों पर मतदान होना है 7 मई को। आपको मालूम है कि पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज 2019 की तुलना में काफी कम रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे कि जहां पर मतदान 7 तारीख को होने जा रहा है वहां का जातीय समीकरण क्या कहता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उन 5 जगहों पर किसका पलड़ा भारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, तो क्या लगता है आपको तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम चर्चा करें तो क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ना इस बार? देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए ही तमाम दल जो है सो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी तो है ही है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन कैसे मतदान करने वाले लोग, कैसे मतदाता हम्म, बूथ तक जाएँ, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसका प्रमाण देखने को मिला कि वर्चुअल बैठक नीतीश कुमार ने की। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पिछले दिनों जब आए थे, बैठक किया था। और हम्म, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख, जो हम्म, एक अहम भूमिका में होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं कहा गया है कि आप अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के दिशा में प्रयास करिए। तो यह इस बार लग रहा है कि तीसरे चरण में कुछ बेटर, कुछ बेहतर आपको परफॉर्मेंस वोटिंग परसेंटेज होने वाला है। हाँ, दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के अब तमाम नेता एक्टिव हो चुके हैं और चिंतित भी हो चुके हैं। मतलब कि एक तरफ टेंशन में भी आ गए हैं और एक्टिव भी हो चुके हैं बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल। को देखिए, लेकर। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए देख पार्टी ही नहीं, आपको निर्वाचन आयोग की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। तरह के वो जितना भी विज्ञापन है और कई तरह के कई बात भी कही जा रही है कि ऐसे हुँ, बीएलओ हुँ, को कहा जा रहा है, ऐसे करना है, कि वो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब हुँ, इसको वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं बढ़ेगा तो लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत तो नहीं है ना? बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए के लिए यानी कि सत्ता पक्ष के लिए भी ये गुड न्यूज़ तो नहीं है रवि जी। बिल्कुल, देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उसका सिंपल थ्योरी जो दिखाई पड़ता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए कहीं न कहीं बेहतर साबित नहीं होता हुआ हुँ, दिखाई पड़ता है। इसके कई सारे उदाहरण भी, कंफर्टेबल नहीं है वो। बिल्कुल, कई सारे उदाहरण हैं कि जी। अगर यदि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो ये सत्तारूढ़ दल के ही लिए ही घातक होता है। हुँ, तो इसलिए ये इस दिशा में और ऐसे भी वोटिंग तो होना ही चाहिए, हुँ, हुँ। मैक्सिमम टर्नआउट होना चाहिए। जब तक बिल्कुल, मैक्सिमम टर्नआउट नहीं होगा तब तक कैसे जनादेश का हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम जनादेश मिला, तो बिल्कुल। यह जी, जी, जी। ये बात तो है ही है। क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है, और वहां पर अगर ये स्थिति और ये तस्वीर रहेगी तो ये जरूर चिंता का विषय होगी। अब हम एक एक करके पांचों सीट का जिक्र भी करेंगे रवि जी, और शुरू करेंगे हम लोग झंझारपुर लोकसभा सीट से। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि झंझारपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है। देखिए, झंझारपुर में निश्चित रूप से वहाँ पर यादव, उसके बाद से वैश्य भी हैं वहाँ पर, हम्म। और मल्लाह भी है। मल्लाह भी है वहाँ। जी तो जी। यह एक मुख्य 3 जो हम्म। जातियाँ हैं, उसके बाद फिर तो सवर्ण ये सब तो हैं ही हैं, हम्म। लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी। हम मुसलमान भी हैं। जी। लेकिन आपको डिसाइडिंग, अच्छी संख्या हाँ, में जी। लेकिन आपको यादव आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ेगा वहाँ से। हम्म। और उसका इतना ही नहीं, आप देखिए कि झंझारपुर में हम्म। आपको जो विधानसभा वाइज़ हम बताएँ, बिल्कुल। तो वो झंझारपुर में देखिए खजौली है, जो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के कब्ज़े में है। हम्म। बाहुबली है, जो जदयू के कब्ज़े में है। जी। राजनगर है, जो भारतीय जनता पार्टी के। झंझारपुर भारतीय जनता पार्टी के। हुँ, फुलपरास जेडीयू के पास। लौकहा आरजेडी के पास। हुँ, एकमात्र सीट जो है सो वह आरजेडी के पास है, नहीं तो तमाम जो हुँ, अन्य सीट है वह आपको एनडीए फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कब्जे में है झंझारपुर विधानसभा में। तो तो क्या लगता है इस बार तो वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है? यानी कि वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी सुमन महासेठ हैं, और तीसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी गुलाब यादव हैं। क्या लगता है इस बार झंझारपुर कौन फतह कर रहा है देखिए, रवि जी? गुलाब यादव निश्चित रूप से उन हाथी पर सवार हैं, हुँ, हुँ, बहन मायावती की पार्टी से।
और वहाँ पर रामप्रीत मंडल फिर से लड़ रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो जेडीयू की ओर से, और एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, निश्चित रूप से झेल रहे हैं। जी। और सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तरफ से वह उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में त्रिकोणीय लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जो दिखाई पड़ रही है लड़ाई, वहां पर गुलाब यादव और सुमन महासेठ के बीच तो है ही है, लेकिन उसको ट्रायंगुलर बना रहे हैं रामप्रीत मंडल, जो जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला ही वहां पर झंझारपुर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है रवि जी देखिए, झंझारपुर में? झंझारपुर में अब जैसे सुमन महासेठ की बात हम लोग कर लें, तो सुमन महासेठ जैसे विकासशील इंसान पार्टी के हैं, तो उनके पास में जो अपना आधार वोट है, जो कोर वोट है, वह यादव का तो मिलेगा ही, मुस्लिम का मिलेगा ही, मल्लाह का भी मिलेगा। और जो अन्य पिछड़ी जातियों में सेंधमारी की बात हो रही है, जिस प्रयास में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लगा है, तो वह भी आपको उनकी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। पर रामप्रीत मंडल जो जेडीयू के हैं, वह जो है सो सवर्ण समाज पर उनका भरोसा है और मोदी मैजिक पे भरोसा है उनका, कि मोदी का मैजिक चला और जो अपर कास्ट का वोट मिल गया, या फिर जो उनके इक्वेशन में, जो गणित में जो एनडीए में आता है, वह अगर मिल जाएगा तो उनको ठीक रहेगा। लेकिन ऐसे में हम बता रहे हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, एक विधानसभा को छोड़ करके सारा विधानसभा एनडीए फोल्ड में है। ऐसे में तमाम विधायकों की भी वहां एनडीए की जिम्मेवारी बनती है कि किस तरह से रामप्रीत मंडल को फिर से, लेकिन काफी एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जो है लाइव सिटीज की टीम भी झंझारपुर गई हुई थी और कई सवर्ण वहां पर नाराज हैं रामप्रीत मंडल से। देखिए आग उगल रहे थे। देखिए एक बात हम लोग सम्मिलित कर कहते हैं, रामप्रीत मंडल का एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और लोगों के बीच में वह हमेशा 24/7 मिलने वाले नहीं है, काम करने कराने वाले नहीं है। तो यह सबसे बड़ी बात है और यही उनके परेशानी का कारण है। और ऐसे में गुलाब यादव जो है वहां पर, पहले पिछली बार भी गुलाब यादव लड़े थे, हारे थे वो इन्हीं से, रामप्रीत मंडल से ही। तो इस बार गुलाब यादव जो है सो हाथी पर सवार है, तो हाथी गुलाब यादव को वोट तो मिलेगा। उसके बाद हाथी का जो वोट होता है, जो जय भीम का वोट है, जो मायावती का वोट है, वह वोट भी इन पर चढ़ता हुआ दिखाई। फिर भी इनकी छवि पर भी लोग डाउट कर रहे हैं रवि जी। नहीं, देखिए डाउट तो कर रहे हैं, बट इनकी पत्नी भी वहां से लोकल बॉडी से एमएलए है, इनकी बिटिया भी वहां से चेयरमैन है। तो वो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार ये हैं वहां। लेकिन अभी जो है जो जानकारी, अभी 7 तारीख आने में भी समय है, तो इसलिए अभी जो दिखाई पड़ रहा है समरीन, वहां से त्रिकोणीय मुकाबला ही दिखाई, है। और आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। बिल्कुल वहाँ कांटे की टक्कर है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए ठीक है, अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे रवि जी। दूसरी सीट यानी कि खगड़िया लोकसभा सीट, और सबको पता है कि खगड़िया लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई, और कारण है महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ का जातीय समीकरण समझना चाहेंगे। देखिए वहां पर खगड़िया जो है, वहां पर दलितों की भी अच्छी खासी आबादी है, यादव भी है, मुस्लिम भी है, तो ये हर बेल्ट में आपको मिलेंगे। लेकिन वहां पर आपको खगड़िया में आपको कुछ कुशवाहा समाज का भी वोट है, कुशवाहा भी अच्छे तादाद में है वहां। तो ऐसे में वहां पर खगड़िया में देखिए, राजेश वर्मा जो लोजपा रामविलास के जो उम्मीदवार हैं एनडीए फोल्ड से, और दूसरी तरफ सीपीएम के संजय कुमार कुशवाहा, वो कुशवाहा है। तो ऐसे में लड़ाई जो है सो राजेश वर्मा, सामने सामने की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई त्रिकोणीय और वो फाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है, आमने सामने की लड़ाई है। और पिछली बार जो आप हम लोग बात कर रहे थे, महबूब अली कैसर लड़े थे, और वीआईपी से मुकेश सहनी लड़े थे। ये दोनों में लड़ाई हुई थी, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो वहां पर मल्लाह की भी संख्या अच्छी खासी है वहां। तो ऐसे में ये जो संजय कुमार कुशवाहा है, लेकिन अच्छे खासे वोट से हारे थे मुकेश सहनी, इस पर भी चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हारे थे, लेकिन अधिक मतों से हारे थे। इस बार सीपीएम से संजय कुमार कुशवाहा वोट, जो एनडीए का वोट है, परंपरागत वोट माना जाता है लव कुश कॉम्बिनेशन में, उसमें यह खड़ा होकर के डेंट मार रहे हैं। संजय कुमार सीपीएम के उम्मीदवार हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कुशवाहा जाति होने के कारण कुशवाहा वोट में यह सेंधमारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पिछली बार जैसे हमने कहा, मुकेश सहनी यहाँ
से लड़े थे, तो हम्म, वहां पर खगड़िया लोकसभा से क्षेत्र पे हम्म। आपको समरीन वहां पर मल्लाह समाज के लोग लेकिन डेंट नहीं मार पाए थे, हाँ, ये सही, हम नहीं, कोशिश की थी लेकिन हार गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो हार गए थे, लेकिन वहाँ पर मल्लाह समाज का वोट है वहाँ। हाँ, हाँ। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि मल्लाह समाज का वोट किधर जाता है और कुशवाहा में कितना कहाँ तक कितनी हाँ, सेंधमारी कर पाते हैं, सेंधमारी करते क्योंकि हैं। हमें ये भी समझना होगा कि एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और सम्राट चौधरी और भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, उमेश बिल्कुल। कुशवाहा भी हैं जदयू के उमेश कुशवाहा भी हैं, प्रदेश। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। ठीक है, मजबूत आधार दिखाई पड़ता है, लेकिन जी, अपना जो आदमी खड़ा होता है तो वह जात का वोट थोड़ा बहुत तो काठी 19-20 करता थोड़ी ही है। बहुत तो सेंधमारी होती और है। जी। लेकिन राजेश वर्मा जो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से हुँ, उम्मीदवार हैं हुँ, लोजपा रामविलास के, तो वह निश्चित रूप से उनके पास में दलित का तो वोट है ही है, हुँ, हुँ, जो चिराग पासवान का जिस पर मजबूत हुँ। पकड़ है। और उसके अलावा एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो जो सवर्ण समाज का वोट है वो वो कंप्लीट भी जो है सो उनमें चढ़ कहीं गया है, चढ़ गया है। और चढ़ गया है। कुशवाहा के बड़े और कद्दावर नेता इनके साथ में, जैसा हमने पहले नाम बताया, उपेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, उमेश कुशवाहा हाँ, हैं। बिल्कुल, तो यह वोट जो है सो तो यह कहीं न कहीं इनके लिए मजबूत आधार दिखाई पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजेश वर्मा का खगड़िया में पलड़ा भारी है? हाँ, अभी तो अभी की स्थिति यही अभी की बता रही स्थिति भी यही बता रही है। है। और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो लाइव सिटीज़ की है, वह हुँ, भी यही बता रही है कि राजेश वर्मा हुँ। अभी का स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में। स्ट्रॉन्ग मजबूत पोज़ीशन में है और उनके सामने अभी ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। संजय हुँ, कुमार हुँ। कुशवाहा जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे रवि जी कि महबूब अली कैसर जो कि बागी हो गए हैं, लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर पर भरोसा नहीं जताया और राजेश वर्मा पर भरोसा किया। अब महबूब अली कैसर राजद में शामिल हो गए हैं, कितना डेंट लगा सकते हैं? एनडीए को कितना झटका दे सकते हैं देखिए, महबूब अली निश्चित रूप कैसर? से महबूब अली कैसर का उनके पिता के समय से लेगेसी वहाँ रही है। हुँ, वह कोई नई बात नहीं है। उनके बेटा भी एमएलए हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे में देखने वाली बात है समरीन की वहाँ निश्चित रूप से महबूब अली कैसर अगर निश्चित रूप से जमकर बैटिंग बॉलिंग कर देंगे, हुँ, तो कुछ न कुछ तो परेशानी हो ही विकेट डाउन कर सकते हैं, जाए। विकेट डाउन करे ना करे, लेकिन परेशानी तो बढ़ा देंगे। परेशानी बढ़ा देंगे, निश्चित रूप से वह टेंशन दे हाँ, देंगे। टेंशन दे देंगे। और देखिए वहाँ का रातों की नींद भी हराम कर हाँ, देंगे? निश्चित रूप से अब जी। देखिए खगड़िया का हम थोड़ा-सा बता दें कि हाँ, हाँ। वहाँ पर असेंबली सेगमेंट में कैसे-कैसे बिल्कुल, किस-किस बिल्कुल, जी। किसके-किसके पास है। देखिए हसनपुर जो है सो वह राष्ट्रीय जनता दल के पास है। हुँ, हुँ। अलौली जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। बिल्कुल। खगड़िया शहर जो है सो वह कांग्रेस के पास हुँ, है। हुँ। और बेलदौर जेडीयू के पास में है। ठीक है, परवत्ता जो है सो जेडीयू के पास में है। जेडीयू के तो पास में ये है। आप हुँ, 1, 2, 3, 4, 5 जो विधानसभा हुँ, क्षेत्र हुँ, है, हुँ। उसमें 3 जो है सो आपको महागठबंधन। महागठबंधन के पास में है, हुँ, 2 जो है सो एनडीए के पास में एनडीए है। के पास में है। जी, तो जी, जी। यह सबसे बड़ी बात है समझने वाली कि यह हुँ, कैसे विधानसभा वाइज आप आपको बता दिए हर असेंबली हुँ, सेगमेंट किस हुँ, हुँ। एनडीए में है कि महागठबंधन में। तो बिल्कुल। ऐसे में हुँ, 2 ही जेडीयू के पास है, 3 महागठबंधन के हुँ, पास में है। हुँ, तो यह भी एक बड़ा समीकरण कुछ दिखाई कर पड़ता है, कुछ इशारा करता हुआ हुँ। नज़र आ रहा है। इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम तीसरी सीट की चर्चा कर लेते हैं रवि जी। तीसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है अररिया लोकसभा सीट और आपको भी मालूम है कि अररिया से एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी प्रदीप सिंह है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी शहनवाज आलम है। क्या लगता है किस पहलवान में ज्यादा दम नजर आ रहा है? देखिए, ये प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हुँ, हुँ। और शहनवाज आलम वही शहनवाज आलम हैं जिनके पिता को सीमांचल का गांधी कहा जाता था। बिल्कुल। मु मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। तस्लीमुद्दीन जी। जी, बिल्कुल। तो वो तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं यह शाहनवाज। और 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में यह आपदा प्रबंधन मंत्री हुँ, भी थे। इन्हीं पर राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वास भी जताया है, भरोसा भी किया है। और पिछली बार हम जब बात करेंगे पिछले 2019 के चुनाव में, तो यहाँ से सरफराज आलम इनके बड़े भाई हुँ, हुँ, वही उम्मीदवार हुए थे और प्रदीप सिंह के बीच उनकी सीधी लड़ाई हुई थी। हुँ, हुँ। फिर वो हार गए थे, वो में शिकस्त हुई थी उनकी, जी। लेकिन यही प्रदीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार लड़ रहे हैं, इन्हीं प्रदीप से। और प्रदीप सिंह हुँ, पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। बिल्कुल। और वो सिटिंग सांसद भी हुँ, हैं वहाँ हुँ, से। हुँ, तो हुँ। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं के दोनों के बीच आमने-सामने की हुँ, यहाँ टक्कर हुँ, है। हुँ। कोई यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई, त्रिकोणीय पेंच नहीं फँसता है, हुआ नहीं नहीं है। दिखाई जी, पड़ जी, रहा जी। हाँ। है। और ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है यहाँ हुँ, पर। हुँ,
अब जो अदर जो वोट चढ़ेगा, जैसे जिस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, शाहनवाज आलम के साथ में यदि यादव का वोट, मल्लाह का वोट या अन्य कुछ वोट इनके साथ में जुड़ा, तो यह निश्चित रूप से शाहनवाज आलम की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई मतलब पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि शहनवाज आलम बाजी मार सकते हैं रवि जी? बिल्कुल देखिए मार सकते। प्रदीप सिंह को शिकस्त दे सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा-सा जी। समीकरण विधानसभा का भी समझ लिया जाए हम लोग। देखिए नरपतगंज जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, ठीक है। अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। नरपतगंज भाजपा का है, रानीगंज जदयू का है, का है, जी। फारबिसगंज बीजेपी का है, अररिया कांग्रेस है, जोकीहाट आरजेडी है, सिकटी बीजेपी है। बिल्कुल, जी। तो ये आप देखिए कि बीजेपी का नरपतगंज, उसके बाद से जेडीयू का रानीगंज, ठीक है। उसके बाद से उसके बाद फारबिसगंज बीजेपी। फारबिसगंज बीजेपी, सिकटी जो है सो भारतीय जनता पार्टी। मतलब तो कि 4 एनडीए। 4 एनडीए के पाले में है, 2 जो है सो जोकीहाट और अररिया ये कांग्रेस के पास में मतलब है। कि महागठबंधन एक राजद के पास और एक कांग्रेस के हाँ, पास। तो जी। ये यहाँ पर अब ये जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, उस समीकरण के लिहाज से प्रदीप सिंह का अभी अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो समीकरण, जो गणित अंदर खाने में है, वह जो है सो कहीं न कहीं आपको शाहनवाज आलम के पक्ष में है यहाँ पक्ष पे। में है। बिल्कुल, बिल्कुल। शिकस्त दे सकते हाँ, हैं शिकस्त शहनवाज आलम। मजबूती के साथ लड़ रहे हैं शाहनवाज। क्योंकि अब हमें ये भी समझना होगा कि मुकेश सहनी भी अब बिल्कुल। महागठबंधन के साथ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जी। जो इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, जो बड़े भाई छोटे भाई बन करके अभी तेजस्वी और मुकेश सहनी घूम रहे हैं, तो वे कॉम्बिनेशन मजबूत कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये ऐसे में अररिया में कहीं कुछ उलट-पुलट नहीं हो जाए, यह भी इससे भी इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे। आपको मालूम है कि कहा जाता है कि रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का, तो चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मधेपुरा लोकसभा सीट। और आपको मालूम है कि यहाँ से पहलवान कौन-कौन है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र यादव, तो वहीं पर महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से हैं प्रोफेसर चंद्रदीप। तो क्या लगता है रवि जी, यहाँ पर क्या लगता है किसके पक्ष में बयार बह रही है? देखिए, मधेपुरा जो है सो, जो आपने कहा, जो चलता है, जो कहावत है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। बिल्कुल, और यहाँ पर से देखिए, यह समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर एक से एक दिग्गज समाजवादी सब लोग लड़े, लालू प्रसाद यादव भी लड़े, शरद यादव भी लड़े, सब लोग लड़ा। और यहाँ पर पिछली बार भी देखिए शरद यादव लड़े थे इस सीट से, हार गए थे। इन्हीं जो है सो दिनेश चंद्र यादव से शरद यादव हार गए थे। और इस बार यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रदीप को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। प्रोफेसर चंद्रदीप की भी अपनी लेगेसी कही जाती है कि उनके पिता जी भी सांसद रहे थे, प्रोफेसर रवि। तो वो उनके और ये दावेदारी इनकी मजबूत है यहाँ से। अब जो दिखाई पड़ रही है मधेपुरा में, लड़ाई जो है सो जोरदार होगी यहाँ। अच्छा, हाँ, कांटे की टक्कर वाली। कांटे की चक्कर होगी। देखिए ऐसे में, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप के की जो पकड़ मजबूती की बात कही जाती है, वैसा नहीं है। वो प्रोफेसर हैं, लेकिन लेकिन जो लिगेसी है, जो कॉम्बिनेशन है, जो एक यादव मुस्लिम का जो समीकरण होता है, और उस पर जो सन ऑफ महला का जो छौंका लग गया है, सब्जी में जो छौंका लगता है ना, तो वो जो छौंका लग गया, मजा दे देता है, जो मजा दे देता है, तो वह मजा दे रहा है छौंका लग करके। ये मजा दे रहा है। तो ये जो है सो शरद यादव और आपको जो है सो प्रोफेसर चंद्रदीप और दिनेश चंद्र यादव के बीच यहाँ पर लड़ाई आपको मजबूत दिखाई पड़ेगी। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, हम थोड़ा सा समीकरण भी बता दें विधानसभा का। आलमनगर जदयू के पास है, बिहारीगंज जदयू के पास है, मधेपुरा आरजेडी के पास है, सोनवर्षा जेडीयू के पास है, सहरसा बीजेपी के पास है, महसी जो है सो जेडीयू के पास है। तो ये आप देखिए कि एक आलमनगर जेडीयू, बिहारीगंज जेडीयू, सोनवर्षा जेडीयू, सहरसा जो है सो बीजेपी, और महसी जो है सो, माने मतलब 5 एनडीए के पास, 5 एनडीए के पास, एक जो है सो मधेपुरा जो है सो आरजेडी के पास में है। वही आरजेडी के पास में प्रोफेसर चंद्रशेखर है वहां से, जो शिक्षा मंत्री है वहां से, मंत्री थे बिल्कुल। तो वो वहां से एकमात्र सीट वही है। बाकी सब जो है सो, इसे में देखिए कि सब एनडीए के पास में है। तो यहाँ से मजबूत लड़ाई आपको दिनेश चंद्र यादव दिखाई पड़े, जबकि दिनेश चंद्र यादव का एंटी इनकम्बेंसी इतना बहुत है जिसकी कोई माने सीमा नहीं है। ये एक तरह से समझिए कि वहां से अगर यदि मजबूती के साथ आरजेडी अगर लड़े, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लड़े, तो हरा सकती है। तो पटखनी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पटखनी दे सकते हैं दिनेश चंद्र यादव को। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मजबूती से लड़ते हैं, यही हम कह रहे हैं। जो कि हम
छौंका लगने की बात कर रहे जी, हैं, जी, वीआईपी जी। के आने से हाँ, छौंका लगने से जो आपने कहा कि मज़ेदार, मज़ा आ हाँ, जाता है। मज़ा आ जाता है, तो वह लगा है। तब इनको मजबूती से लड़ेंगे तो ठीक निश्चित है। रूप से फिर हुँ। आपको इनके पाले में सीट आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब हम आखिरी सीट का ज़िक्र करेंगे। आखिरी सीट है सुपौल की सीट और हमें पता है कि यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं दिलेश्वर कामत और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं चंद्रहास चौपाल जी। क्या लगता है आपको रवि जी, सुपौल में इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए सुपौल, आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था, हुँ, रंजीत रंजन लड़ी थी वहाँ से, बिल्कुल, जी। तो वो हार गई थी। वो इसी कामत से ही लड़ाई लड़ाई हुई थी। दिलेश्वर कामत। दिनेश्वर कामत से ही उनकी लड़ाई हुई थी और हुँ, उससे रंजीत रंजन हार गई थी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी। हुँ, इस बार देखिए चंद्रहास चौपाल को आरजेडी ने वहाँ से उतारा उम्मीदवार है और मैदान में। सोशल इंजीनियरिंग किया है। हुँ, ये एमएलए भी हैं। हुँ, तो यह निश्चित रूप से यहाँ से आरजेडी से जो उम्मीदवार बनाया है हुँ, चंद्रहास चौपाल को, तो यह सोशल इंजीनियरिंग करके हुँ, आपको दिलकेश्वर कामत के खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। हुँ, आप किसी से बात करिए, सिटिंग एमपी हैं वो, जी, जी, जी। किसी से मिलना-जुलना नहीं, और हुँ, माने कोई आपको जनता के बीच में जो सरल और सुलभ होने की हुँ, बात कही जाती है, इनके बारे में लोग कहते हैं कि सरल और सुलभ नहीं, सरल और सुलभ है ही नहीं। है नहीं। तो जी। ये जनता के बीच में उतने पॉपुलर नहीं है, बस हुँ, जेडीयू का एनडीए का सीट है, माने है एनडीए के मोदी उम्मीदवार, और नीतीश का आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो है। सोचते हैं कि बेड़ा पार लग जाएगा। बिल्कुल जी, उसी भुलावे में, उसी इसमें है कि नीतीश और मोदी। मोदी की गारंटी पर हम इस सीट को निकाल हुँ, लेंगे, अदरवाइज इनका वहां पर कुछ भी आपको सुपौल में नहीं दिखाई हुँ। पड़ता है। अब जो है मतलब आप कह रहे हैं कि इनके लिए भी सुपौल जीतना इस बार सरल और सुलभ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सरल और सुलभ नहीं होने वाला। अगर जो हम कह रहे हैं मजबूती के हुँ, साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन वहाँ चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से चंद्रहास चौपाल देखिए मजबूत उम्मीदवार भी हैं, एमएलए भी हैं। हुँ, हुँ। इसलिए इसको समझना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं यह सीट पर इस बार लड़ाई होगी। लड़ाई होगी, बिल्कुल काँटे लड़ाई की हो टक्कर कांटे की होगी। टक्कर होगी इस बार, जी, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए जी, जी। हम थोड़ा-सा विधानसभा बिल्कुल, का भी बिल्कुल। आपको हुँ, बता दें। निर्मली हुँ, जेडीयू के पास है, ठीक है। पिपरा जेडीयू के पास है, हुँ, सुपौल जेडीयू के पास है, हुँ, त्रिवेणीगंज जेडीयू के पास है, जी। छातापुर भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हुँ, एकमात्र सीट सिंहेश्वर आरजेडी के पास में है। अच्छा। तो जी, ये आपको 5 जो है सो विधानसभा सीट जो है सो सुपौल का एनडीए, एनडीए के एनडीए के खाते में है। पास। हुँ, तो ऐसे में आप देखिएगा कि यह चंद्रहास चौपाल को मजबूती से लड़ना होगा, और हुँ, मजबूती से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से तो दिखाई बड़ा डेंट दे सकते हैं। बड़ा डेंट देता हुआ, बड़ा डेंट दे सकते हाँ, हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें जी, कहीं जी। कोई दो मत नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा। देखिए लगातार हम लोग भी फील्ड पर जा रहे हैं, वहां पर लोग एक बात भीतर ही भीतर कह रहे हैं। साफ साफ ऑन कैमरा तो कोई नहीं कहता है, लेकिन ऑफ कैमरा कई तरह की चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। लोग ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के जो आला कमान है, उन दोनों का दिल तो एक दूसरे से मिल गया है, वो तो साथ आ गए हैं, गठबंधन भी हो गया है। लेकिन निचले स्तर पर अगर हम बात करें, ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का दिल अब भी नहीं मिला है। यानी कि बीजेपी वाले जेडीयू का साथ नहीं दे रहे और जेडीयू वाले बीजेपी का साथ नहीं दे रहे। तो ये तो चिंता की बात है ना एनडीए देखिए के लिए। मोहब्बत तभी होता है समरीन, हाँ, जबकि दिल मिले तब। बिल्कुल। तो वो ये इन लोगों का दिल नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ताओं को ऊपर से बड़े-बड़े नेताओं में हुँ, तो दिल हुँ, मिल गया है, उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में मोहब्बत नहीं है। हुँ, यह आपको यह मोहब्बत का इन लोगों को एक बार विधानसभा के उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा था। हुँ, हुँ, कई हुँ, जो सीट हुए थे उस समय देखिए कि मोहब्बत नहीं हो सका, तो इन लोगों का जो है सो बीच में ही जो है सो टेंटेफिस हो गया। हुँ, तो ये इन लोगों को देखना पड़ेगा ऊपर से, और हुँ, देखिए इसके लिए पार्टी आला कमान की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का भी, इसीलिए कि एनडीए मन मिजाज मिल जाए। मिल जाए, इसलिए देखिए एनडीए की जी। जो है सो बैठक भी जगह-जगह हो रही है हुँ, तमाम, हुँ, कि कार्यकर्ता एक साथ मिले और एक-दूसरे को इंटरैक्ट करें, बात हुँ, करें, और जो सब तमाम शिकवा गिला है उसको भूल करके साथ में हुँ, मजबूती से नरेंद्र मोदी के जो टारगेट है 40 का 40 वो निकालने की ओर हुँ, बढ़ें। हुँ, लेकिन वही झोल-झाल हो जाता है कि इन लोगों का दिल नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, दिल और दिमाग जब तक नहीं मिलेगा तब तक 100% आप जो है सो नहीं दे सकते अपना। मतलब कि जब तक मूड मिजाज नहीं मिलेगा तब बिल तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हो गए हैं, कैंप भी कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से मधेपुरा में 3 दिन जी, तक, जी। और उनका जो है सो आज तो रोड शो भी निकाले रोड जा शो रहे भी हैं। है, एक सुपौल में हुँ, हुँ, और एक मधेपुरा में। हुँ। तो ये मधेपुरा को भी, झंझारपुर में। झंझारपुर में भी 2 है। तो यह इस तरह से नीतीश कुमार लगातार झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल में
एकदम ये घबराहट दिख रही है मुख्यमंत्री की? हाँ, निश्चित रूप से घबराहट भी है और जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग अभी 2 हुआ, एक और अभी तीसरी होने वाली है। तीसरी होने वाली है नीतीश कुमार की। तो ये निश्चित रूप से यह वही जो आप बात कह रही हैं, उस बात हुँ, पर मुहर लगती है कि जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मन-मिजाज नहीं मिला है एक-दूसरे का, कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं बिल्कुल। का तो मिला है, नेताओं का तो मिला क्योंकि है। नेताओं को टारगेट अचीव करना है, 40 का बिल्कुल। 40 लेना है, तो ऐसी इस बार 400 पार, तीसरी बार भी मोदी सरकार हाँ, नहीं बनाना अब है। देखिए 400 पार का नारा नहीं चल अब रहा है। नारा नहीं चल रहा है, ये जी। 400 पार अब पीछे हो मोदी गया। की गारंटी भी नहीं हम चल रही मोदी है। की गारंटी भी नहीं चल रही है। यह जी, सब अब हाँ, एक म पास्ट हो गया। पास्ट हो गया। जी, अब जो है सो इन लोगों का मोदी मैजिक पर ही भरोसा है, जो हुँ, मोदी मैजिक चलता हो, जो 5 किलो अनाज की बात कर लें, जो हुँ, कर लीजिए वह वही अब दिखाई पड़ रहा है। वही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए तफ़सील से देखिए हम लोगों ने बातचीत की है और बताया है कि जिन 5 जगहों पर चुनाव होना है, जिन 5 जगहों पर 7 तारीख को मतदान होना है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और किसका कहाँ पर पलड़ा भारी है, ये भी इस वीडियो में तफ़सील के साथ हम लोगों ने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।